हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। कैसे हैं आप सभी। और अब एसएससी जेई सीबीटी 1 में बहुत कम समय बचा है आप लोगों के लिए, और हमने बहुत बेहतरीन तरीके से आपको सॉइल मैकेनिक्स मैंने आपको क्रैश कोर्स के अंदर पढ़ाया। उसके बाद मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के थ्रू आपकी प्रैक्टिस करवाई। ठीक है, उसके बाद हमने एसएससी जेई के जो 2023 का पेपर है उसको कंप्लीट आप लोगों के लिए सॉल्व कराया। तो मुझे लगा कि बस एक चीज जो है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस इशू को फेस कर रहे थे, सॉइल मैकेनिक्स के अंदर फॉर्मूलेज जो हैं वो हमें याद नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट मोमेंट पर एक मैंने सोचा आपके लिए थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया जाए, जिससे आप लोगों को एक ही वीडियो में, कंप्लीट एक वीडियो में एसएससी जेई सीबीटी 1 से रिलेटेड जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां पर जो सॉइल मैकेनिक्स से जितने फॉर्मूलाज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है वो आपको एक वीडियो में मिल जाए। तो एग्जाम में जाने से पहले अगर आप इसको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देख रहे हैं तो आप 2x में अपने स्पीड के अकॉर्डिंग इसको जल्दी से खत्म भी कर सकते हैं देखकर। तो ये आपके लिए एग्जाम में न्यूमेरिकल सॉल्विंग के लिए बहुत काम आने वाले हैं। तो इसमें इस पूरे वीडियो में हम लोग देखेंगे सॉइल मैकेनिक्स के सभी फॉर्मूले जो सीबीटी 1 के लिए आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एसएससी जेईई 2024 सॉइल मैकेनिक्स ऑल फॉर्मूला रिवीजन इन वन शॉट, और इसके बाद सच में कुछ भी नहीं आने वाला है। एग्जाम में जाओगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। सर सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज देखो सर। यहां पर जब हम फॉर्मूलेज की बात करते हैं तो देखो सर, वाटर कंटेंट दैट इज वेट ऑफ वाटर टू वेट ऑफ सॉलिड, दिस इज द वाटर कंटेंट सर। ठीक है, वॉइड रेशियो इज बेसिकली वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। पोरोसिटी, ये सारे फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको याद होने चाहिए। पोरोसिटी इज वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द टोटल वॉल्यूम। डिग्री ऑफ सैचुरेशन की बात करते हैं सर, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। सिमिलरली एयर कंटेंट की बात करोगे तो वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। और परसेंटेज एयर वॉइड की जब हम बात करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ एयर टू द टोटल वॉल्यूम। जब भी परसेंटेज आएगा तो टोटल वॉल्यूम को आपको डिवाइड जरूर करना है। उसके बाद देखो सर, यूनिट वेट से कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जब भी हम बल्क यूनिट वेट की बात करते हैं, दैट इज टोटल वेट बाय टोटल वॉल्यूम, दिस इज अ बल्क यूनिट वेट। यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स की बात करोगे तो वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये आपका यूनिट वेट ऑफ सॉलिड हो जाता है। सिमिलरली यूनिट वेट ऑफ वाटर, तो वेट ऑफ वाटर बाय द वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये आपके पास इकाई भार हो जाएगा पानी का। ड्राई यूनिट वेट की बात करेंगे तो वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय द टोटल वॉल्यूम। ठीक है, तो यहां से आप लोग इन फॉर्मूला से जब जो भी आपसे पूछा जाए, चाहे बल्क पूछा जाए, चाहे यूनिट वेट ऑफ सॉलिड पूछा जाए, वाटर पूछा जाए, या फिर ड्राई यूनिट वेट पूछा जाए, तो आप बढ़िया तरीके से सॉल्व कर सकते हो। आगे देखो सर, सैचुरेटेड यूनिट वेट मतलब वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल to the volume of the soil, that is saturated unit weight. Similarly submerged unit weight, जिसको आप लोग buoyant unit weight भी बोलते हो, तो ये आप कैसे देखोगे सर, weight submerged divided by the total volume। अब सबमर्ज के अंदर आपके पास फोर्स बॉयंसी का भी लगेगा, तो वहीं से आप देख सकते हो कि व्हेन द सॉइल इज बिलो द वाटर टेबल देन बॉयंट फोर्स एक्ट्स ऑन द सॉइल सॉलिड्स एंड इट्स सैचुरेटेड वेट इज डिक्रीज्ड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर। मतलब जब गामा सबमर्ज का ये फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए कि सर गामा सबमर्ज इज इक्वल टू गामा सैट माइनस गामा डब्ल्यू। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी हमें याद रखना है सर। नेक्स्ट देखोगे फॉर्मूला, तो सर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स के बारे में आपसे पूछा जाएगा, दैट इज गामा एस बाय गामा डब्ल्यू। इसको आप एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी या ग्रेन स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोल सकते हैं। मास स्पेसिफिक ग्रेविटी से भी कभी कभी क्वेश्चन आता है, दैट इज गामा बी अपॉन गामा डब्ल्यू। ठीक है, तो ये बातें भी हमें यहां पर सर ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आ जाओ, रिलेटिव डेंसिटी से एसएससी जेईई में प्रीवियसली बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो दैट इज ई मैक्स माइनस ई नेचुरल डिवाइडेड बाय ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। इसको आप गामा डी के फॉर्म में भी इस तरीके से लिख सकते हो और याद कर सकते हो। इसके साथ साथ सर रिलेटिव कॉम्पैक्शन की जब पूछा जाता है तो गामा डी डिवाइडेड बाय गामा डी मैक्स, ये आपका रिलेटिव कॉम्पैक्शन का फॉर्मूला है। उसके बाद सर देखेंगे तो ई मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम वॉइड रेशियो कितना हम अचीव कर सकते हैं, वो सर होता है 91% या 0.91, और अगर पोरोसिटी की बात करेंगे तो 47.6% आपके पास होता है। सिमिलरली मिनिमम की बात करोगे तो 35% या 0.35, और मिनिमम यहां पर पोरोसिटी की बात करते हैं तो 25.9, ये आपके पास पोरोसिटी का फॉर्मूला है। मैं पोरोसिटी की वैल्यू है जो मिनिमम यहां पर हो सकती है। सिमिलरली अगर रिलेटिव कॉम्पैक्शन की ही बात करें तो सर इसको आप एम्पेरिकली कैसे लिख सकते हो, आरसी बराबर 80 प्लस 0.2 आईडी, और आईडी आपके पास रिलेटिव डेंसिटी हो गया सर। आरसी इन द और आरसी आपके पास किसके अंदर होगा सर, परसेंटेज के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ये एक एम्पेरिकल रिलेशन है रिलेटिव कॉम्पैक्शन का। ठीक है सर, यहां तक के फॉर्मूले बिल्कुल बढ़िया तरीके से याद हो गए। कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप जो आपको पता होनी चाहिए, जो भी न्यूमेरिकल करोगे उनमें ये रिलेशनशिप बहुत काम आने वाली है। जैसे वेट ऑफ सॉलिड हम निकालते हैं तो टोटल वेट डिवाइड बाय 1 प्लस वाटर कंटेंट। वॉइड रेशियो जब सेकंड देखो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालते हो तो टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाय 1 प्लस वॉइड रेशियो। थर्ड आप देख सकते हो गामा डी, तो गामा डी जो होता है वो गामा बल्क डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाटर कंटेंट। और यहां पर सर वॉइड रेशियो और पोरोसिटी का जो रिलेशन हमारे पास होता है, दैट इज वॉइड रेशियो इज इक्वल टू पोरोसिटी डिवाइडेड बाय 1 माइनस पोरोसिटी। और अगर पोरोसिटी से देखें तो वॉइड रेशियो डिवाइडेड बाय 1 प्लस वॉइड रेशियो, दिस इज द फॉर्मूला। सिमिलरली सर ये फॉर्मूला भी हमें याद है, एस ई बराबर डब्ल्यू जी, जो सहवाग से आप लोग याद करके रखते हो, ये भी आपको
याद होना चाहिए सर, गामा बल्क का जो फॉर्मूला होता है दैट इज G प्लस ES अपॉन 1 प्लस E मल्टीप्लाई बाय गामा W, दिस इज द बल्क यूनिट वेट। ठीक है, सिमिलरली अगर इसी S की वैल्यू को आप लोग 1 पुट कर देते हो तो यहां से आपको गामा सैचुरेटेड देखने को मिलेगा, दैट इज बेसिकली G प्लस E डिवाइडेड बाय 1 प्लस E मल्टीप्लाई बाय गामा W। ठीक है, और गामा D ड्राई, ड्राई का मतलब है जब डिग्री ऑफ सैचुरेशन को 0 पुट कर दोगे तो ये फॉर्मूला आपको मिलेगा, दैट इज G अपॉन 1 प्लस E मल्टीप्लाई बाय गामा W। ठीक है, सिमिलरली सर गामा सबमर्ज की जब बात करते हैं तो माइनस गामा डब्ल्यू आपको करना है, मतलब इसी फॉर्मूले में से गामा सेट में से अगर माइनस गामा डब्ल्यू कर दोगे तो गामा सबमर्ज का फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा, दैट इज G माइनस 1 अपॉन 1 प्लस E मल्टीप्लाई बाय गामा डब्ल्यू। अभी तक आपको फॉर्मूले बिल्कुल याद हो गए होंगे, इस वीडियो के साथ साथ रिकॉल करने की कोशिश करना ताकि आपका बेहतरीन रिवीजन भी हो जाएगा फॉर्मूलेस का। सिमिलरली सर गामा डी दैट इज इक्वल टू 1 माइनस Na GS इंटू गामा डब्ल्यू डिवाइड बाय 1 प्लस WGS, ये वाला भी आपको प्रीवियस ईयर में डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया है। ठीक है, सिमिलर देखोगे डिग्री ऑफ सैचुरेशन को एक और तरीके से लिख सकते हो, वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाय गामा डब्ल्यू बाय गामा बी 1 प्लस वाटर कंटेंट माइनस 1 अपॉन GS। तो यहां से भी हम लोग डिग्री ऑफ सैचुरेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये कुछ 12 स्पेशल रिलेशनशिप्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए एग्जाम में जाने से पहले। सिमिलरली सर बात करते हैं तो और फॉर्मूले जैसे आपके पास वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन के लिए जो ओवन ड्राइंग मेथड जो मोस्ट सूटेबल मेथड होता है वो आप जब यूज करते हो तो इसमें हमारे पास W2 माइनस W3 डिवाइडेड बाय W3 माइनस W1। सर यहां पर W1 क्या है, W1 आपके पास वेट ऑफ द कंटेनर हो गया, W2 सर हमारे पास वेट ऑफ द कंटेनर प्लस वेट ऑफ द मॉइस्ट सॉइल हो जाता है, और W3 हमारे पास वेट ऑफ द कंटेनर प्लस वेट ऑफ द ड्राई सॉइल हो जाता है। तो यहां से आप लोग क्या कर सकते हो सर, वाटर कंटेंट को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये बात आपको ओवन ड्राइंग मेथड के अंदर याद रखनी है। सिमिलरली सर बहुत ज्यादा बार पूछा जाने वाला पिक्रोमीटर मेथड, उससे हम लोग वाटर कंटेंट भी निकालते हैं और हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी को भी कैलकुलेट करते हैं। तो दोनों फॉर्मूला हमें याद होने चाहिए सर। वाटर कंटेंट बेसिकली देखो एंटी क्लॉकवाइज में याद रखना है इसको, एंटी क्लॉकवाइज है 1 2 3 4। ठीक है, तो W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाय W3 माइनस W4 G माइनस 1 डिवाइड बाय G और माइनस 1, ये आपके पास वाटर कंटेंट हो जाता है। क्या क्या गिवन होता है, W1 से हमारे पास वेट ऑफ द एम्प्टी पिक्रोमीटर हो गया, W2 आपके पास वेट ऑफ पिक्रोमीटर प्लस वेट ऑफ मॉइस्ट सॉइल हो जाता है, W3 हमारे पास सर वेट ऑफ पिक्रोमीटर प्लस वेट ऑफ मॉइस्ट सॉइल प्लस जो वाटर आपने एडिशनली इसके अंदर ऐड किया है वो हो गया, और फोर्थ हो गया सर वेट ऑफ पिक्रोमीटर प्लस द वाटर फील्ड जो हमारे पास होता है। तो ये सारे W1 W2 W3 और W4 हो जाते हैं सर, और यहां से आपके पास वाटर कंटेंट का फॉर्मूला आपको देखने को मिलता है। इसके बाद देखो सर स्पेसिफिक ग्रेविटी जो आपसे पूछा जाता है सर, स्पेसिफिक ग्रेविटी का क्या फॉर्मूला है, W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाय W2 माइनस W1 माइनस W3 माइनस W4। ठीक है, ये SSC JEE 2023 में भी यहां से आपसे फॉर्मूला पूछा गया था स्पेसिफिक ग्रेविटी का पिक्रोमीटर का, तो रिसेंट का ही क्वेश्चन है, ये भी आपको याद होना चाहिए सर। W1 इसमें क्या होता है सर, वेट ऑफ एम्प्टी पिक्रोमीटर हो गया, W2 आपके पास वेट ऑफ पिक्रोमीटर प्लस वेट ऑफ ड्राई सॉइल होगा सर हमारे पास। यहां पर ध्यान रखना है, यहां पर ये वेट ऑफ ड्राई सॉइल है, और इधर आओगे पीछे तो सर दिस इज द वेट ऑफ मॉइस्ट सॉइल। ठीक है, इन दोनों में चीजों में ध्यान रखना, ये वेट ऑफ मॉइस्ट सॉइल यहां पर है, और यहां सर आपके पास वेट ऑफ ड्राई सॉइल जो है वो यहां लिखा होगा। ठीक है, W3 देखोगे तो वेट ऑफ कंटेनर प्लस दिस वेट ऑफ ड्राई सॉइल, और उसके ऊपर जो हम पानी डाल देते हैं दैट इज द वाटर फील्ड, ये हमारे पास W3 होता है। और सिमिलरली W4 देखोगे तो वेट ऑफ पिक्रोमीटर प्लस वाटर फील्ड जो हमारे पास होगा दैट विल बी W4। इस तरह से आप स्पेसिफिक ग्रेविटी को कैलकुलेट कर सकते हो अगर मैं पिक्रोमीटर की बात करता हूं तो। बिल्कुल ठीक है सर, आगे देखो, ये भी बहुत बार आपसे पूछा गया है कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। तो सर कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी Cu होता है सर हमारे पास D60 बाई D10। सिमिलरली कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर सर दैट इज D स्क्वायर 30 डिवाइडेड बाय D60 इंटू D10, ये भी हमारे पास होगा। सिमिलरली देखो सर स्टोक्स लॉ से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दैट इज सर गामा S माइनस गामा 1 डी स्क्वायर बाई 18 म्यू। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है गामा एल, मतलब गामा लिक्विड जो आपके पास है, जो भी लिक्विड आप यूज करते हो। वीटी हमारे पास है टर्मिनल वेलोसिटी कहलाती है, और डी इज द डायमीटर ऑफ द ग्रेन जो आप यहां पर स्टोक्स लॉ के अंदर यूज कर सकते हो। तो ये आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी आपको कहलाती है। सिमिलरली सर फ्लो इंडेक्स की जब हम बातचीत करते हैं तो सर फ्लो इंडेक्स हमारे पास होता है, दिस इज बेसिकली द स्लोप ऑफ द फ्लो कर्व, जिसको आप लोग फ्लो इंडेक्स बोलते हो। जब भी फ्लो जो आपका फ्लो कर्व होता है उसमें आप देखोगे तो यहाँ वाटर कंटेंट और लॉग ऑफ एन, ठीक है, ये आपके पास होगा नंबर ऑफ ब्लोज जो हमारे पास होते हैं, वहीं से आपके पास एक कर्व आपको देखने को मिलेगा, उसी की जो स्लोप होती है उसी को हम सर फ्लो इंडेक्स बोलते हैं। तो कैसे निकालोगे सर, W1 माइनस W2 डिवाइडेड बाय लॉग N2 माइनस लॉग N1। और फ्लो इंडेक्स से हमें एक चीज और याद हो जाती है सर, जितनी ज्यादा फ्लो इंडेक्स उतना कम हमारे पास अपरूपण सामर्थ्य, मतलब उतना कम हमारे पास शियर स्ट्रेंथ जो है वो सॉइल का देखने को मिलेगा। आगे बढ़ो सर नेक्स्ट हमारे पास श्रिंकेज रेशियो कैलकुलेशन करना आपको आना चाहिए। वॉल्यूम चेंज इन द सॉइल अबाउट द श्रिंकेज लिमिट एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ ड्राई वॉल्यूम
पर यूनिट चेंज इन वाटर, उसी को हम लोग सर श्रिंकेज लिमिट बोलते हैं। और यहां आपको फॉर्मूला बिल्कुल याद होना चाहिए कि अगर आप V1 से V2 तक जा रहे हो, इतना वॉल्यूम चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू द ड्राई वॉल्यूम, और डिवाइडेड बाय वाटर कंटेंट, मतलब ये वो वाटर कंटेंट है जो इस पर्टिकुलर वॉल्यूम के करस्पॉन्डिंग है, और ये वो वाटर कंटेंट जो इस पर्टिकुलर वॉल्यूम के करस्पॉन्डिंग है। तो यहां से आप लोग क्या निकाल सकते हो, यहां से आप लोग श्रिंकेज रेशियो को कैलकुलेट कर सकते हो। सिमिलरली द श्रिंकेज रेशियो को आप गामा डी बाय गामा डब्ल्यू से भी कैलकुलेट किया जा सकता है। सिमिलर देखो सर, श्रिंकेज रेशियो इज द मास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल इन ड्राई स्टेट, ये हमारे पास होता है। और अगर आप वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज की बात करोगे तो सर वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज क्या होगा, V1 माइनस V2 डिवाइड बाय VD इंटू 100, मतलब ये जो ऊपर वाला टर्म हमारे पास है सर, ये टर्म भी आपके पास वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज ही कहलाता है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और ये जरूर देखना कि सर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। आपसे क्वेश्चन में श्रिंकेज रेशियो पूछा गया है या फिर सिर्फ वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज के बारे में पूछा गया है। आगे देखो सर, कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं हमारे पास, जैसे कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स विच इज WL माइनस WP, ये इससे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। श्रिंकेज इंडेक्स दैट इज WP माइनस WS, मतलब ये सर प्लास्टिक लिमिट हो गया, ये आपके पास प्लास्टिक लिमिट हो गया, ये आपके पास श्रिंकेज लिमिट हो गया। सिमिलरली WL आपके पास सर लिक्विड लिमिट, ये क्या होता है सर, ये हमारे पास लिक्विड लिमिट हो गया, और सर ये देखोगे तो ये आपके पास प्लास्टिक लिमिट हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी बातें सर हमें यहां पर बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं। सर कंसिस्टेंसी इंडेक्स की जब बात करोगे तो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाय लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, ये होती है सर हमारे पास कंसिस्टेंसी इंडेक्स। ठीक है, उसके बाद लिक्विडिटी इंडेक्स की बात करोगे तो वाटर कंटेंट नेचुरल स्टेट के अंदर माइनस प्लास्टिक लिमिट वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाय लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट वाटर कंटेंट। जब हम कंसिस्टेंसी और लिक्विडिटी की बात करते हैं, दोनों को जब ऐड कर दोगे तो सर आपके पास 1 आता है, ये रिलेशन भी हमें यहां पर याद होना चाहिए। सिमिलरली सर टफनेस इंडेक्स की बात करो तो टफनेस इंडेक्स आपके पास IP अपॉन IF, मतलब प्लास्टिसिटी इंडेक्स डिवाइडेड बाय द फ्लो इंडेक्स, ये फॉर्मूला भी हमें सर साथ साथ याद होना चाहिए। सेंसिटिविटी के बारे में कभी कभी आपसे पूछा जाता है। सेंसिटिविटी का मतलब होता है सर हमारे पास जब हम अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालते हैं ड्यू टू अनडिस्टर्ब्ड सॉइल और डिवाइडेड बाय द डिस्टर्ब्ड या फिर रीमोल्डेड सॉइल, उसको हम बोलते हैं सर सेंसिटिविटी। ठीक है, तो Q अनडिस्टर्ब्ड डिवाइडेड बाय Q रीमोल्डेड या फिर डिस्टर्ब, ये हमारे पास होता है सर सेंसिटिविटी का फॉर्मूला। सिमिलरली अगर एक्टिविटी नंबर के बारे में आपसे पूछा जाए तो एक्टिविटी नंबर क्या होगा सर, IP मतलब प्लास्टिसिटी इंडेक्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ क्ले साइज पार्टिकल या परसेंटेज ऑफ क्ले फ्रैक्शन, ये भी आपसे पूछा जाता है। दिस इज ऑल्सो योर एक्टिविटी नंबर। सिमिलरली ग्रुप इंडेक्स से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो सर ग्रुप इंडेक्स कैसे निकालते हैं, 0.2A प्लस 0.005 AC प्लस 0.01 BD, जिसमें सर ए क्या है, ए आपके पास है परसेंटेज पासिंग थ्रू 75 माइक्रोन सीव माइनस 35। सर बी क्या है, परसेंटेज पासिंग थ्रू 75 माइक्रोन सीव माइनस 15। सर सी क्या होता है, सी हमारे पास सर लिक्विड लिमिट माइनस 40, और डी आपके पास होता है सर प्लास्टिसिटी इंडेक्स माइनस 10। ये हमारे मतलब IP माइनस 10 और ये WL माइनस 40। तो ये ग्रुप इंडेक्स का फॉर्मूला है जो सर आपको याद होना चाहिए। ठीक है सर, इसके आगे देखते हैं। अगर मैं प्लास्टिसिटी चार्ट की बात करता हूं तो उसके अंदर 2 इक्वेशन आपसे पूछी जाती है, और इस लाइन की इक्वेशन आपको 2023 में भी SSC ने पूछी थी। तो 2023 में भी SSC ने पूछा था कि ए लाइन की इक्वेशन क्या होती है, तो IP बराबर 0.73 WL माइनस 20, WL यहां पर लिक्विड लिमिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली यू लाइन जो कि आपके पास अपर मोस्ट लाइन है, दैट इज IP बराबर 0.9 WL माइनस 8, ये आपके पास लाइन होती है, इसके ऊपर मिट्टी आपके पास एग्जिस्ट नहीं करती है। सिमिलरली अगर बात करें सर कैपिलरी राइज की, तो वहां से एक एम्पेरिकल रिलेशन आपको याद होना चाहिए कि कितना राइज होगा, तो ये होता है सर C अपॉन E D10। D10 आपको पता है कि ये इफेक्टिव साइज ऑफ द पार्टिकल्स होता है, E आपके पास सर वॉइड रेशियो है, और C जो है ये एक एम्पेरिकल कांस्टेंट है जो कि वेरी करता है सर 0.1 से 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर के बीच में। ठीक है, तो यहां से आप कैपिलरी राइज को भी कैलकुलेट कर सकते हो। सिमिलरली क्विक सैंड कंडीशंस के बारे में बहुत बार पूछा गया है, तो क्विक सैंड कंडीशन देखो सर, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हमारे पास क्या होता है, गामा सबमर्ज डिवाइड बाय गामा W, और आपको ये वाला फॉर्मूला भी याद होगा विच इज गिवन एज G-1 अपॉन 1 प्लस E, जहां पर G आपके पास स्पेसिफिक ग्रेविटी है और E सर हमारे पास सर वॉइड रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली अगर यहां से आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी को कैलकुलेट करते हो तो सर वो हमारे पास होता है ICR अपॉन IE, और IE जो यहां पर है दिस इज बेसिकली योर एग्जिट ग्रेडियंट, एग्जिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास IE होता है। और यहीं से अगर ICR देखोगे तो सर ICR आपके पास क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है। ICR क्या है सर, ICR हमारे पास क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट यहां पर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी को भी कैलकुलेट कर सकते हो सर, बहुत ही बढ़िया।
इसके बाद देखो सर, अगर मैं यहां पर बात करता हूं सर वेलोसिटी की, ठीक है, तो एक्चुअल वेलोसिटी या सीपेज वेलोसिटी की बात करें तो सर वो हमारे पास डिस्चार्ज वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द पोरोसिटी होता है। तो ये फॉर्मूला भी आपसे पूछा जाता है जब हम परमेबिलिटी के अंदर आते हैं। तो उसके बाद सर कोफिशिएंट ऑफ परकोलेशन निकालने को भी आपसे बोला जा सकता है। तो कोफिशिएंट ऑफ परकोलेशन इज नथिंग बट योर कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी डिवाइडेड बाय द पोरोसिटी। ठीक है, तो छोटा सा फॉर्मूला है लेकिन बहुत काम आता है आप लोगों के लिए। सिमिलरली अगर मैं परमिबिलिटी निकालने के तरीके कैसे होते हैं सर उसकी बात करते हैं, तो लैब मेथड की बात करोगे तो सर लैब मेथड में दो मेथड हमारे पास हैं। एक होता है सर कांस्टेंट हेड परमिबिलिटी टेस्ट। देखो सी फॉर कांस्टेंट, तो ये किसके लिए काम आएगा, सी फॉर कोर्स ग्रेन्ड सॉइल्स के लिए काम आने वाला है। सिमिलरली फॉलिंग हेड परमिबिलिटी मेथड, एफ फॉर फॉलिंग हेड, तो एफ फॉर फाइन ग्रेन्ड सॉइल के जनरली काम आता है। ये इंस्ट्रूमेंट, ये आपके पास इस तरह का अपैरेटस सेटअप है आपके लिए, लेकिन फॉर्मूला सर हमें क्या याद रखना है कि के बराबर मतलब कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी इज इक्वल टू QL बाय A इंटू H, ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया। सिमिलरली अगर फॉलिंग हेड में आ जाओगे तो दैट विल बी 2.303 A मल्टीप्लाई बाय L। ए आपके पास एरिया है स्टैंड पाइप का, ये वाला एरिया है, दिस इज द एरिया ऑफ दिस स्टैंड पाइप, मल्टीप्लाई बाय L डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया जो टोटल हमारे पास A आता है, और मल्टीप्लाई बाय T दैट इज टाइम log 10 ऑफ H1 बाय H2। तो सर ये हमारे पास H1 इनिशियल हाइट थी, तो H1 से H2 जब गया तो कितनी हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी निकली, वो आप इस पर्टिकुलर फॉर्मूला से निकाल सकते हो। तो कांस्टेंट हेड मेथड और आपके पास सर एक फॉलिंग हेड परमिबिलिटी मेथड, दोनों मेथड सर हमें यहां पर याद होने चाहिए। सिमिलरली आगे बढ़ते हैं, अगर मैं कंसोलिडेशन इक्वेशन की बात करूं तो सर यहां पर कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी हमारे पास CV mv मल्टीप्लाई बाय गामा W, इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। CV क्या है सर, यहां पर CV इज द कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, MV की बात करोगे दैट इज कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी, ये हमारे पास होता है, और गामा W इज नथिंग बट द यूनिट वेट ऑफ वाटर। इस इक्वेशन को भी याद रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। सिमिलरली सर देखो यहां पर अगर मैं पार्टिकल साइज और स्पेसिफिक सरफेस की बात करूं, और अलग अलग हमारे पास यहां पर जब देखोगे आप फॉर्मूले, तो सर कॉजनी कारमान इक्वेशन, ये कारमान है सर, कॉजनी कारमान इक्वेशन की जब बात करते हो तो 1/CS² गामा W बाई म्यू E क्यूब अपॉन 1+E आपको याद होना चाहिए। C क्या रिप्रेजेंट करता है सर, C रिप्रेजेंट करता है यहां पर शेप फैक्टर कॉफिशिएंट। S की बात करोगे दैट विल बी योर सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, ये आपके पास होता है, मतलब स्पेसिफिक सरफेस एरिया की बात हो रही है। K बराबर सर CD10, ये एलन हेजन की इक्वेशन है, ये भी आप लोगों को याद रखनी है, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सर। सिमिलरली 100 इंटू D10 का स्क्वायर, यूनिट्स का स्पेसिफिकली यहां पर ध्यान रखना है, जब K आपके पास सेंटीमीटर पर सेकंड में है, D10 mm में है, यहां पर जो बात करोगे सेंटीमीटर पर सेकंड, और D10 आपके पास सेंटीमीटर में यहां पर देखने को मिल रहा है सर। ठीक है, ल्यूडेंस फॉर्मूला है, ये अभी आपके काम आएगा नहीं, लेकिन इसको आप नोट डाउन कर सकते हो, log 10 इक्वल टू KS² A प्लस बीटा एन, एन इज द पोरोसिटी, और A और B हमारे पास कांस्टेंट होते हैं। ठीक है सर, तो ये फॉर्मूला है, ये वाला जो फॉर्मूला है ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से आपको क्या क्या पूछा जाता है कि सर अगर मैं गामा W को चेंज कर दूं, या फिर अगर मेरे पास विस्कोसिटी चेंज हो गई है, इतना प्रतिशत विस्कोसिटी कम हो गई है, इतना प्रतिशत आपके पास वॉइड रेशियो कम हो गया है, इस तरह के क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। तो परमिबिलिटी पे कितना असर पड़ता है, ये सारी बातें आपसे पूछी जाएंगी, जो इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं सर परमिबिलिटी अगर स्ट्रेटिफाइड सॉइल की बात करें तो दो तरह के फॉर्मूले हमें याद है, एक आपके पास हॉरिजॉन्टल फ्लो विच वाज द पैरेलल टू द बेडिंग प्लेन, एक आपके पास वर्टिकल फ्लो विच इज नॉर्मल टू द बेडिंग प्लेन। अगर पैरेलल टू द बेडिंग प्लेन की बात करते हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं, तो सर K1H1 प्लस K2H2 प्लस KNHN तक जाओगे, डिवाइडेड बाय सर H1 प्लस H2 प्लस H3, ये आपके पास कोफिशिएंट ऑफ हॉरिजॉन्टल परमिबिलिटी बन जाएगा। सिमिलरली अगर वर्टिकल की बात करेंगे तो सर H1 प्लस H2 प्लस HN, यहां तक आप जाओ, और H1 बाय K1 H2 बाय K2 प्लस HN बाय KN, ये हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वर्टिकल परमिबिलिटी हो जाता है। ठीक है, तो नॉर्मल टू द बेडिंग प्लेन में तो ये दोनों फॉर्मूले भी हमें याद होने चाहिए। कभी कभी आपको रेशियो पूछ लेता है KH बाय KV का या KV बाय KH का रेशियो। आगे बढ़ते हैं सर, नेक्स्ट देखो सर, यहां पर अगर मैं यहां डिस्चार्ज की बात करता हूं फ्लो नेट के थ्रू, तो कैसे कैलकुलेट करते हो, दैट इज बेसिकली और K मल्टीप्लाई बाय H NF बाय ND मल्टीप्लाई बाय A बाय B। तो सर यहां पर देखोगे तो अगर Q की बात करें तो दिस इज फ्लो पर यूनिट विड्थ परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो ये सर किसी एक पर्टिकुलर फ्लो नेट से, एक पर्टिकुलर फ्लो नेट फ्लो चैनल से कितना आपका डिस्चार्ज हो पा रहा है, वो आपका Q यहां पर गिवन है। सर K मतलब अगर H की बात करें तो टोटल हेड लॉस हमारे पास हो जाता है सर,
एनएफ की बात करें, नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स हमारे पास हो गए। एनडी की बात करोगे, नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप्स हमारे पास हो जाएगा। सर एनएफ की बात करेंगे तो सर नंबर ऑफ फ्लो लाइंस -1 आप कह सकते हो, और यहां पर नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइंस -1 आप कह सकते हो। उतना आपके पास इक्विपोटेंशियल ड्रॉप आपको यहां पर देखने को मिलेगा। तो सर ये सारी बातें हमें यहां पर क्लियर रखनी है। जनरली हम लोग एलिमेंट्री स्क्वायर मान के चलते हैं इसको, इसीलिए ए बराबर बी अप्रोक्सीमेटली मान के चलते हैं, तो ये रेशियो आपके पास जनरली 1 के बराबर ही हो जाएगा। आगे देखो सर, नंबर ऑफ फ्लो लाइंस हैं और n5 आपका नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइंस है। NF बाय ND आप करते हो तो इसको भी हम लोग यहां पर शेप फैक्टर बोलते हैं। इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं सर, यहां पर शेप फैक्टर बोलते हैं। और यहां पर देखोगे A और B देखोगे, दीज आर द डायमेंशंस ऑफ एलिमेंट्री स्क्वायर। इस वजह से A बाय B रेशियो को जनरली हम लोग 1 मान के चलते हैं, जो बात मैंने अभी जस्ट आपको बताई है। ठीक है, इस फॉर्मूले को बिल्कुल याद रखना है, दैट इज Q इज इक्वल टू KH NF बाय ND। ठीक है, इस फॉर्मूले को आपको यहां पर याद रखना है। आगे बढ़ते हैं सर नेक्स्ट देखो हमारे पास, अगर फ्लो थ्रू नॉन होमोजीनियस सेक्शन होता है, मतलब अगर सॉइल आपके पास नॉन होमोजीनियस है, तब आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, K1 बाय K2 इज इक्वल टू 10 अल्फा 1 बाय 10 अल्फा 2। ठीक है, इस चीज को हमें यहां पर बिल्कुल फॉर्मूला जो है वो आपको याद रखना है। तो देखो, अगर K1 आपके पास K2 से ज्यादा होता है तो सर अल्फा 1 अल्फा 2 से ज्यादा होगा, मतलब द फ्लो गेट्स डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द नॉर्मल, अदरवाइज वाइस वर्सा। तब तो ये फ्लो नॉर्मल की तरफ जाएगा, अदरवाइज दूसरी तरफ जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। ठीक है, दोनों बातें आपको याद रखनी है। फॉर्मूला यहां पर बिल्कुल बढ़िया तरीके से क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं सर, न्यूमार्क्स इन्फ्लुएंस चार्ट से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो न्यूमार्क्स इन्फ्लुएंस चार्ट में देखोगे तो 1/m/n Q मल्टीप्लाई बाय n, मतलब सर m हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, n आपके पास नंबर ऑफ रेडियल लाइंस, Q हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ लोड होता है और N आपके पास इक्विवेलेंट नंबर ऑफ एरियाज होता है। और यहां से आप लोग सिग्मा Z को कैलकुलेट कर पाते हो न्यूमार्क्स इन्फ्लुएंस चार्ट से। ठीक है सर, तो यहां पर देखो, ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं इनकी बात हो रही है, तो कितने नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है वो m रिप्रेजेंट करता है। ये जो रेडियल लाइंस हमारे पास आ रही हैं, ये सर कितने नंबर ऑफ रेडियल लाइंस हैं उनको n रिप्रेजेंट करता है। यहां से आप लोग क्या निकाल सकते हो, यहां से आप स्ट्रेस निकाल सकते हो। ये न्यूमार्क्स इन्फ्लुएंस चार्ट का फॉर्मूला है जो आपको यहां पर याद होना चाहिए। और 1/m/n जो होता है ये इन्फ्लुएंस फैक्टर होता है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। यहां से एक छोटा न्यूमेरिकल 1 मार्क का आपका जरूर बन सकता है। आगे बढ़ते हैं सर, अगर कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो सर कंप्रेशन इंडेक्स का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, दैट इज चेंज इन द वर्ड रेशियो, मतलब E1 माइनस E2 डिवाइडेड बाय चेंज इन द स्ट्रेस, जो लॉगरिथमिक फॉर्म में आपके पास आएगा, log 10 ऑफ सिग्मा 2 माइनस log 10 ऑफ सिग्मा 1। इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, दैट इज डेल्टा E डिवाइडेड बाय log 2 सिग्मा 2 बाय सिग्मा 1। और ये ग्राफ आपको यहां पर बिल्कुल पता है सर, तो कंप्रेशन इंडेक्स को इस तरह से आप लोग याद कर सकते हो। ठीक है, ये सभी पीडीएफ जो है आपको, ये आपको ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है मेरा, दैट इज @PW यशवंत सर। यहां पर आपको ये जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी। ठीक है, S कैपिटल है और Y भी कैपिटल है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखना, यहीं पर आपको एक कंप्लीट फॉर्मूला पीडीएफ मिल जाएगी। एग्जाम से तुरंत पहले एक बार जरूर इसको पूरा रीड आउट करते हुए जाना। आगे बढ़ते हैं सर, देखो कंप्रेशन इंडेक्स से बहुत सारे एम्पेरिकल रिलेशंस भी हमारे पास होते हैं, जैसे कि 0.009 WL-10 अगर ये अनडिस्टर्ब्ड सॉइल ऑफ मीडियम सेंसिटिविटी होता है तब हम बात करते हैं। सिमिलरली 0.007 WL-7 ये हमारे पास रिमोल्डेड सॉइल है लो सेंसिटिविटी की। सिमिलरली बात करो सर तो 0.4 E0-0.25 अनडिस्टर्ब्ड सॉइल ऑफ मीडियम सेंसिटिविटी। और सिमिलरली यहां पर सर 1.15 मल्टीप्लाई बाय E0-0.5 अगर ये बोलते हैं रिमोल्डेड सॉइल ऑफ लो सेंसिटिविटी। ठीक है, तो ये चार कुछ इंपेरिकल रिलेशंस हैं, लेकिन ये दो जो इंपेरिकल रिलेशंस हैं, पहला और ये दूसरा, ये सबसे ज्यादा आप लोगों के काम आने वाले हैं अगर मैं CBT 1 की बात करता हूं तो। आगे बढ़ते हैं सर कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, मतलब सर AV की बात हो रही है, दैट इज बेसिकली योर डेल्टा E बाय डेल्टा सिग्मा। ये हमारे पास क्या होता है सर, ये हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी होती है। आगे देखो सर, आगे हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी मतलब MV। तो MV के दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं, दैट इज AV डिवाइडेड बाय 1 प्लस E0। ठीक है, और AV की जगह उसका फॉर्मूला रख दो डेल्टा E बाय डेल्टा सिग्मा, वहां से भी आप इसको देख सकते हो बढ़िया तरीके से। तो यहीं पर इसी फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा E बाय 1 प्लस E0 और यहां पर सर हमारे पास डेल्टा सिग्मा। ठीक है, तो ये भी आप लिख सकते हो MV को, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी। E0 आपके पास इनिशियल वॉइड रेशियो होता है सर। ठीक है, कंप्रेशन मॉडुलस की बात करें तो 1/mv को हम लोग कंप्रेशन मॉडुलस भी बोलते हैं, दैट इज योर कंप्रेशन मॉडुलस। ठीक है, अगर पूछा जाए तो डायरेक्टली आप इसको मेंशन कर सकते हैं सर। सिमिलरली
अगर आप प्राइमरी सेटलमेंट कैलकुलेट करते हो तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा गया है, दैट इज सेटलमेंट की बात करेंगे तो डेल्टा एच बाय एच इज इक्वल टू डेल्टा ई डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई नॉट, ये हमारे पास सेटलमेंट कैलकुलेशन का फर्स्ट फॉर्मूला है। सेकंड देखो सर, डेल्टा एच बराबर कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी मतलब एमवी मल्टीप्लाई बाय चेंज इन स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय द इनिशियल हाइट, ये आपके पास एच नॉट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है कि एमवी डेल्टा सिग्मा मल्टीप्लाई बाय एच नॉट। सिमिलरली डेल्टा एच की बात करोगे तो सर सीसी मतलब कंप्रेशन इंडेक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई नॉट मल्टीप्लाई बाय एच नॉट लॉग ऑफ सिग्मा नॉट प्लस डेल्टा सिग्मा डिवाइड बाय सिग्मा नॉट। ठीक है, तो कितना चेंज इन स्ट्रेस आया, तो इस फॉर्मूले को भी आप लोगों को याद रखना है सेटलमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के रिलेटेड। आगे देखो सर, ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल अगर हमारे पास होती है तो सर हम यहां पर रिकंप्रेशन इंडेक्स को यूज करते हैं। यहां पर आप कंप्रेशन इंडेक्स यूज करते हो, सिमिलरली यहां पर रिकंप्रेशन इंडेक्स यूज करोगे, दैट इज योर सीआर मल्टीप्लाई बाय एच नॉट डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई नॉट लॉग ऑफ सिग्मा नॉट प्लस डेल्टा सिग्मा डिवाइडेड बाय सिग्मा, ये हमारे पास यहां पर होगा अगर मैं सेटलमेंट की बात करता हूं तो प्राइमरी सेटलमेंट की। सिमिलरली सर टाइम फैक्टर से भी हमें बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो टीवी बराबर सीवी टी बाय डी स्क्वायर, दिस इज द टाइम फैक्टर, जहां पर सीवी आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन है, इसकी यूनिट भी आपसे पूछी जा सकती है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। टी आपके पास टाइम है, जितना आपका ड्रेनेज होने में, जितना आपका कंसोलिडेशन होने में लगता है। डी आपके पास लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ है, ये लेंथ ऑफ ड्रेनेज पार्ट डिपेंड करेगा कि सिंगल ड्रेनेज कंडीशन है या फिर डबल ड्रेनेज कंडीशन है। अगर सिंगल ड्रेनेज कंडीशन होती है सर ये एच हम लेते हैं, अगर टू वे ड्रेनेज हमारे पास पॉसिबल है तो सर ये आपके पास एच बाय 2 हो जाएगा। कभी कभी ये वाले न्यूमेरिकल भी आपसे पूछे जाएंगे, एक पर्टिकुलर सॉइल है जो सिंगल ड्रेनेज कंडीशन में है और दूसरी सॉइल डबल ड्रेनेज कंडीशन में है, तो इसका रेशियो बता दो टाइम का सेम डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन होने में। इस तरह के क्वेश्चन कभी कभी आपसे पूछे जाते हैं। देखो यहां पर अगर ये वन वे ड्रेनेज होता है तो डी बराबर एच के बराबर है, और अगर टू वे ड्रेनेज है तो डी बराबर आपके पास एच बाय 2 के बराबर हो जाएगा ड्रेनेज पाथ आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। आगे देखोगे तो अगर आपके पास परसेंटेज कंसोलिडेशन की बात हो रही है, यू आपके पास होता है परसेंटेज कंसोलिडेशन, अगर वो 60% से कम आपके पास हो रहा है तब जो टाइम फैक्टर आपके पास आता है टीवी, दैट इज इक्वल टू पाई बाय 4 इंटू यू स्क्वायर, और यू क्या है सर, परसेंटेज कंसोलिडेशन कितना हुआ है, एवरेज डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन भी इसको आप कह सकते हो। सिमिलरली अगर वो 60% से ज्यादा हमारे पास होता है तब फॉर्मूला हमारा चेंज हो जाता है, विच इज 1.781 माइनस 0.9331 लॉग 100 माइनस यू, ये आपके पास फॉर्मूला होगा। डायरेक्ट कुछ रिलेशंस आपको पहले से याद होना चाहिए, जैसे कि टाइम फैक्टर फॉर 50% कंसोलिडेशन विच इज 0.196 एंड फॉर 90% कंसोलिडेशन दैट इज 0.848। ये सारी बातें सर हमें बिल्कुल याद होनी चाहिए फॉर्मूलेस के साथ साथ। आगे बढ़ते हैं सर डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन मतलब कितना चेंज हुआ, दैट इज डेल्टा एच मतलब सेटलमेंट एट एनी स्टेज, और डिवाइडेड बाय सेटलमेंट एट द एंड ऑफ कंसोलिडेशन। ठीक है, कंसोलिडेशन कितने प्रतिशत हो चुका है वो यहां पर डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली सर अगर यहां पर देखोगे तो ई नॉट अगर मेरा इनिशियल वॉइड रेशियो है और ये अभी नेचुरल स्टेट के अंदर है तो इतना आपके पास कंसोलिडेशन हुआ होगा, और ई नॉट माइनस ई एफ ये आपका टोटल है, तो यहां से भी आप परसेंटेज को कैलकुलेट कर सकते हो। सिमिलरली पोर वाटर प्रेशर से भी कर सकते हो कि सर इनिशियल कितना है, अभी कितना है, और इनिशियल और फाइनल में डिफरेंस कितना है, यहां से भी आप लोग डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आएंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है आप एक भी क्वेश्चन यहां पर मिस नहीं करोगे। सिमिलरली अगर मैं कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन की बात करूं सीवी की, उसको निकालने के हमारे पास दो तरीके होते हैं सर, एक आपके पास कैसाग्रेंडी मेथड होता है मतलब लॉगरिथमिक टाइम फिटिंग मेथड, एक आपके पास टेलर्स मेथड है जो स्क्वायर रूट ऑफ टाइम फिटिंग मेथड हमारे पास यहां पर होता है। तो यहां मेथड के नाम आपको जरूर याद रख लेने हैं सर, एक लॉगरिथमिक टाइम फिटिंग मेथड है, एक स्क्वायर रूट ऑफ टाइम फिटिंग मेथड है, जो दो मेथड्स हमें यहां पर याद होने चाहिए। आगे आ जाओ सर, कूलम्स हाइपोथेसिस की जब बात करते हैं तो शियर स्ट्रेंथ एट फेलियर इज सी प्लस सिग्मा टेन फाई, ये वाला फॉर्मूला भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर इफेक्टिव स्ट्रेस पैरामीटर की बात करोगे तो सी डैश प्लस सिग्मा बार टेन फाई डैश ये हमारे पास होता है। फेलियर प्लेन का जो थीटा है सर वो भी आपसे पूछा जाता है विच इज 45 प्लस 5/2, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। अगर यहां पर सर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की बात कर सिग्मा 1f की बात फेलियर प्लेन पर, अगर मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस की बात करोगे तो सर सिग्मा 3f मतलब माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस 10 स्क्वायर 45 माइनस 5/2 प्लस 2c10 45 प्लस 5/2, ये हमें फॉर्मूला है जो यहां पर आपको याद रखना है। सिमिलरली सर वेन शियर टेस्ट से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, वन वे शेयरिंग या टू वे शेयरिंग दोनों से। तो वेन शियर टेस्ट की जब बात करोगे सर तो देखो अगर आपके पास टॉप बॉटम एंड बॉटम से शियर आपके पास होता है तब सर ये होगा सर टी आपका टॉर्क हो गया,
दैट इज पाई डी स्क्वायर एच बाई टू, एच सर आपके पास हाइट हो जाती है, दिस इज द एच, और डी बाई सिक्स, डी आपके पास ये सर डायमीटर, दूसरी साइड आपके पास है, दिस साइड इज बेसिकली डी, ठीक है, तो डी बाई सिक्स ये हमारे पास हो जाएगा टाउ एफ, मतलब शियर स्ट्रेंथ। सिमिलरली व्हेन टॉप एंड डज नॉट शियर, जब टॉप एंड शियर नहीं करेगा, मतलब जब वन वे शियरिंग की बात आ रही है, तो वन वे शियर में हमारे पास ये वाला फॉर्मूला होता है, टी आपका टॉर्क हो गया, पाई डी स्क्वायर एच बाई टू और डी बाई 12 आपके पास आता है। तो वन वे शेयरिंग में ध्यान रखना सर डी बाई 12 आएगा, टू वे शेयरिंग में आपके पास डी बाई 6 देखने को मिलेगा। इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। हाइट ऑफ द वेन आ गया हमारे पास। सिमिलरली टाउ एफ आपका शियर स्ट्रेंथ है और सी यू जो हमारे पास है वो अनड्रेन्ड कोहेजन है। तो यहां से भी हमें एक चीज ध्यान रखनी है सर, जो कोहेजन आपके पास आता है दैट इज बेसिकली QU बाई 2 भी हो सकता है यहां पर, ठीक है। और सेंसिटिविटी मैंने बता दिया आपको, अनडिस्टर्ब डिवाइडेड बाय रीमोल्डेड होता ही है, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं सर टेलर स्टेबिलिटी नंबर से, यहां से भी आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। टेलर स्टेबिलिटी नंबर के फॉर्मूले की बात करोगे तो SN इज इक्वल टू C अपॉन गामा इंटू HC, या फिर गामा इंटू FC भी, मतलब यहां पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी आपके पास आएगा, और ये आपके पास क्रिटिकल हाइट भी यहां पर देखने को मिल सकती है टेलर स्टेबिलिटी नंबर से। आगे बढ़ते हैं सर, अर्थ प्रेशर की बात करते हो तो अर्थ प्रेशर एट रेस्ट पे देखोगे तो सर हमारे पास सिग्मा एक्स बराबर के नॉट इंटू सिग्मा जेड होता है, और के नॉट जो हमारे पास होगा ये कॉफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट होता है। सिमिलरली म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू, तो के नॉट को आप सर ऐसे भी देख सकते हो, दिस इज बेसिकली म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू, यहां से भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं सर। आगे बढ़ते हैं, सिमिलरली अगर इसके एम्पेरिकल रिलेशंस की बात करोगे तो के नॉट को आप 1 माइनस साइन फाई इस तरह से भी याद रख सकते हो, और अगर ओवर कंसोलिडेशन रेशियो के टर्म में याद रखना है तो सर के नॉट ओसी, मतलब ओवर कंसोलिडेटेड जो होता है वो होता है सर के नॉट ऑफ एनसी विच इज नॉर्मली कंसोलिडेटेड मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ ओसीआर, और ओसीआर हमारे पास सर ओवर कंसोलिडेशन रेशियो कहलाता है। आगे बढ़ते हैं सर नेक्स्ट फॉर्मूला। सर नेक्स्ट हमारे पास एक्टिव अर्थ प्रेशर देखोगे तो फेलियर प्लेन इज इंक्लाइंड एट 45 प्लस 5/2 विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और बहुत ही कम मूवमेंट आपको रिक्वायरमेंट होता है। कितना परसेंट मूवमेंट किसके लिए रिक्वायरमेंट है देखो ध्यान से सर, 0.2% ऑफ एच फॉर डेंस सैंड, 0.5% ऑफ एच फॉर लूज सैंड, 0.4% ऑफ एच फॉर क्लेज, ये हमारे पास यहां पर आपको याद रखना है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको याद रखना है वो है कॉफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर का, जो कि होता है सर 1 माइनस साइन फाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन फाई, ये कॉफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर है। और साथ साथ आपको ये भी याद रखना है सर कि Ka बराबर 1 बाय Kp होता है, और Kp आपके पास होता है कॉफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर, ठीक है सर। आगे देखो यहां पर अगर कॉफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर की बात करते हैं तो यहां पर मूवमेंट आपको ज्यादा चाहिए, मतलब 2% ऑफ एच हो जाएगा अगर डेंस सैंड की बात करते हैं तो, और 15% ऑफ एच हो जाएगा अगर लूज सैंड की बात करते हैं तो यहां पर देखो कॉफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर कितना हुआ, 1 प्लस साइन फाई अपॉन 1 माइनस साइन फाई, जिसको आप 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2 भी बोल सकते हो। केपी और के जो अपने पास होते हैं वो इनडायरेक्टली एक दूसरे रिलेटेड होते हैं, मतलब इनवर्ट रेशियो ही होता है एक तरीके से, विच इज के बराबर 1 अपॉन केपी, जो भी अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है सर। सर आगे बढ़ते हैं, यहां पर रैंकाइन थ्योरी की बात करोगे तो एक्टिव अर्थ प्रेशर आप लगाओगे तो एक्टिव अर्थ प्रेशर बेसिकली के मल्टीप्लाई बाय गामा जेड माइनस 2c अंडर रूट ऑफ के, और के यहां पर 1 माइनस साइन फाई डिवाइड बाय 1 प्लस साइन फाई हो जाएगा। तो यहां से आप क्या कर सकते हो सर, यहां से आप एक्टिव अर्थ प्रेशर को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली सर पैसिव अर्थ प्रेशर की बात करोगे तो केपी इंटू गामा जेड प्लस 2c अंडर रूट ऑफ केपी, दिस इज द पैसिव अर्थ प्रेशर फॉर्मूला, यो कि आपको याद रखना है। और केपी हमारे पास 1 प्लस साइन फाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन फाई होगा, और यहां पर 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2 आपको देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं सर, अगर बेसिक डेफिनेशन में फाउंडेशन के कुछ फॉर्मूले की बात करूं तो वो आपको पता होना चाहिए सर कि सर ग्रॉस बियरिंग कैपेसिटी या ग्रॉस प्रेशर या ग्रॉस लोडिंग इंटेंसिटी कितनी होती है। ग्रॉस के अंदर सर आपके पास सब कुछ आ जाएगा, मतलब P बाय बी स्क्वायर जो लोड आएगा प्लस आपके पास ओवरबर्डन प्रेशर विच इज गामा इंटू डीएफ, ये आपके पास ग्रॉस हो जाता है। नेट प्रेशर इंटेंसिटी की बात करेंगे तो सर नेट प्रेशर इंटेंसिटी हमारे पास QG ग्रॉस माइनस गामा डीएफ, ये आपके पास नेट प्रेशर इंटेंसिटी होती है जब हम सॉइल में बात करते हैं तो। नेक्स्ट देखो सर अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी का मतलब है द मैक्सिमम ग्रॉस इंटेंसिटी लोडिंग दैट सॉइल कैन सपोर्ट बिफोर इट फेल्स इन शियर, उसको हम कहते हैं सर अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। शियर में फेल करने से पहले मैक्सिमम वो कितना लोड को सहन कर सकता है वो आपके पास अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी कहलाती है। अगर मैं यहां पर नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी की बात करूं तो सर ये ग्रॉस अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी माइनस गामा डीएफ, ये आपके पास क्या होगा सर, दिस विल बी नोन एज योर नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी।
सिमिलरली अगर यहां पर देखोगे तो नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी जो हमारे पास यहां पर आएगी सर वो आएगा QNU डिवाइडेड बाय योर फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है। और फैक्टर ऑफ सेफ्टी आमतौर पर आप 2 से 3 के बीच में अडॉप्ट करते हो। सिमिलरली ग्रॉस सेफ बियरिंग कैपेसिटी की बात करेंगे तो सर ग्रॉस सेफ ये आपके पास QNS हो गया, ठीक है। ग्रॉस सेफ की बात करोगे तो ग्रॉस सेफ आपके पास कितना हो जाएगा, QNU अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी प्लस गामा DF आपके पास कर दोगे तो यहां पर ये ग्रॉस सेफ बियरिंग कैपेसिटी बन जाएगी नेट सेफ प्लस गामा DF अगर आप करते हैं तो। सिमिलरली सर आगे देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको अलग अलग फुटिंग के लिए याद होने चाहिए। जैसे कि सबसे पहला स्क्वायर फुटिंग, सर स्क्वायर फुटिंग के अंदर 1.3 CNC प्लस QNQ माइनस 1 प्लस 0.4 बी गामा एन गामा, ये आपके पास स्क्वायर फुटिंग का काम हो गया सर। सिमिलरली सर्कुलर फुटिंग दैट इज 1.3 CNC प्लस QNQ माइनस 1 प्लस 0.3 बी गामा एन गामा। और सिमिलरली रेक्टेंगुलर फुटिंग की बात करोगे तो सर 1 प्लस 0.3 बी बाई एल CNC QNQ माइनस 1 प्लस 1 माइनस 0.2 बी बाई एल 0.5 ऑफ बी गामा एन गामा। तो ये स्क्वायर, सर्कुलर और रेक्टेंगुलर फुटिंग का फॉर्मूला आपको याद होना ही चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। सिमिलरली सर जो लास्ट हमारे टेस्ट बच जाते हैं जैसे SPT टेस्ट हो गया, जैसे प्लेट लोड टेस्ट हो गया, इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं। जैसे सर करेक्शन की बात करोगे तो ओवरबर्डन करेक्शन हमारे पास होता है यहां पर, दैट इज N1 इज इक्वल टू N0 मल्टीप्लाई बाय 350 डिवाइडेड बाय सिग्मा प्लस 70। और N0 हमारे पास ऑब्जर्व्ड SPT वैल्यू है, N1 आपके पास करेक्टेड वैल्यू होगी ओवरबर्डन की। इफेक्टिव स्ट्रेस आपके पास 280 से कम होना चाहिए, इस बात को हमें यहां पर ध्यान रखना है। सिमिलरली इसके बाद सर हम क्या लगाते हैं, डायल टेंसी करेक्शन को लगाते हैं। वो तभी लगाओगे जब आपका N1 15 से ऊपर होगा, तभी हम लोग डायल टेंसी करेक्शन को पुट करते हैं। तो कैसे होगा सर, जो फाइनल करेक्टेड वैल्यू आपके पास N2 आएगी दैट विल बी 15 प्लस 1/2 N1 माइनस 15, दिस इज योर डायल टेंसी करेक्शन। और N2 आपकी फाइनल करेक्टेड जो है वो वैल्यू हमारे पास हो जाती है। सिमिलरली प्लेट लोड टेस्ट की बात करोगे तो एक फॉर्मूला तो आपको सर यहां से पता चल गया कि जो आपका डिग आउट यहां जो पिट आप बनाते हो उसका जो डायमेंशन होगा वो 5 टाइम्स होता है विड्थ ऑफ द प्लेट के। तो यहां से आपको अपैरेटस के बारे में भी क्लियर हो जाएगा और साथ साथ एक क्वेश्चन भी यहां से आपका सॉल्व हो गया। सिमिलरली अगर प्लेट लोड टेस्ट के फॉर्मूला की बात करूं तो क्लेई सॉइल की जब बात करते हो सर SF अपॉन SB, SF आपका सेटलमेंट ऑफ फुटिंग है, SP आपका सेटलमेंट ऑफ द प्लेट है, BF अपॉन BP मतलब BF आपके पास विड्थ ऑफ द फुटिंग हो गया और BP आपके पास विड्थ ऑफ द प्लेट हो जाएगा। सिमिलरली अगर ग्रैनुलर सॉइल की बात करते हैं तो QUF बाय QUP दैट इज इक्वल टू BF बाय BP। और अगर ग्रैनुलर सॉइल मतलब सैंडी सॉइल्स के अंदर अगर मैं सेटलमेंट की बात करूं तो सर सेटलमेंट ऑफ फुटिंग डिवाइडेड बाय सेटलमेंट ऑफ प्लेट इज इक्वल टू विड्थ ऑफ फुटिंग मल्टीप्लाई बाय विड्थ ऑफ फुटिंग बाय विड्थ ऑफ प्लेट मल्टीप्लाई बाय विड्थ ऑफ प्लेट प्लस 0.3 और विड्थ ऑफ फुटिंग प्लस 0.3 का होल स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ये आपको। और ये BF और BP जो हमारे पास होता है वो सर हमारे पास क्या होगा सर, यहां पर मीटर के अंदर आपको देखने को मिलता है। सर यहां तक की बातें हमें एकदम क्लियर हो गई। सिमिलरली अगर सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन की बात करें तो सर इमीडिएट सेटलमेंट प्लस S1 और S2 दोनों आपको देखने को मिलेगा। सर इमीडिएट सेटलमेंट हमारे पास QN मल्टीप्लाई बाय B1 माइनस म्यू स्क्वायर इंटू डिवाइडेड बाय ES मल्टीप्लाई बाय IF, ये इन्फ्लुएंस फैक्टर हमारे पास यहां होता है। और ये रिजिड की अगर बात करते हो तो सर फ्लेक्सिबल मल्टीप्लाई बाय 0.8 आप यहां पर कैलकुलेट कर सकते हो। ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जो सर हमें यहां पर याद होने चाहिए। सिमिलर अगर मैं सैंपलर की बात करूं तो सैंपलर का डायग्राम आप समझ पा रहे हो। साथ ही साथ अगर मैं इनसाइड क्लियरेंस की बात करता हूं तो सर D3 माइनस D1 डिवाइडेड बाय D1 इंटू 100, ये आपका इनसाइड क्लियरेंस होता है जो कि 1 से 3% के आसपास होगा। और सिमिलरली सर देखो आउटसाइड क्लियरेंस की बात करेंगे तो सर D2 माइनस D4 डिवाइड बाय D4 इंटू 100 जो कि 0 से 2% के आसपास आपको देखने को मिलता है। सिमिलरली सर एरिया रेशियो की बात करो तो D2 स्क्वायर माइनस D1 स्क्वायर डिवाइड बाय D1 इंटू 100, दिस विल बी द एरिया रेशियो, ये आपका एरिया रेशियो हो जाएगा। ये आपका लेस देन 20 होना चाहिए अगर स्टिफ क्लेस की बात करते हैं और लेस देन 10 होना चाहिए अगर मैं सेंसिटिव क्ले की बात करता हूं। और फाइनल आपके पास रिकवरी रेशियो, सर रिकवरी रेशियो होता है लेंथ ऑफ सैंपल बिफोर विड्रॉल डिवाइड बाय पेनिट्रेशन ऑफ सैंपलर इन द सॉइल मास, ये हमारा रिकवरी रेशियो यहां पर कहलाता है। तो दिस इज द कंप्लीट फॉर्मूला जो आपको सॉइल मैकेनिक्स के एग्जाम से पहले पढ़ के जाने हैं, याद करके जाने हैं, ठीक है। इन फॉर्मूलेज को जितना भी एफर्ट मैंने आप लोगों के लगाया है, इस फॉर्मूलेज को आपको बढ़िया तरीके से याद करना है ताकि एग्जाम से जस्ट पहले आप इसको अगर पूरे वीडियो को एक क्विक मोड में भी देख लोगे तो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, ठीक है। इस वीडियो की जो PDF है वो आपको मिल जाएगी सर @PWY कैपिटल है, @PW
यशवंत सर, और एस भी हमारे पास यहाँ पर कैपिटल है। ठीक है, तो ये टेलीग्राम चैनल है, मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर आपको इस सेशन की पीडीएफ भी मिल जाएगी, उसको भी आप गो थ्रू कर सकते हो एग्जाम में जाने से पहले। ठीक है, आई होप ये आपको वीडियो पूरी जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगी, और मिलेंगे ऐसे ही खूबसूरत वीडियो में आगे फिर से। ठीक है, टिल देन कीप लर्निंग, कीप रॉकिंग, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।